Assalamu alaikum learners. How are you all? Hope you all are fine. Today we are going to start Standard 9, Chapter number 14, Natural Resources. Natural resources, that means the things, the source which we are getting from the nature itself. So let's start the chapter. Our planet Earth is the only one on which life as we know it exists. Life on Earth is dependent on many factors. Most life forms we know need an ambient temperature, water, and food. The resources available on the Earth and the energy from the sun are necessary to meet the basic requirements of all life forms on the Earth. आपको पता ही है कि अभी तक ओनली ऑन अर्थ लाइफ एग्जिस्ट, यानी कि यहाँ पे ही ह्यूमन बींग्स है, राइट? वाई ओनली ऑन अर्थ? सिर्फ अर्थ पे ही क्यों? बिकॉज यहाँ पे जितना ह्यूमन बींग को टेम्परेचर चाहिए, जितना लिविंग थिंग्स को टेम्परेचर चाहिए, वो टेम्परेचर है, एयर है, ठीक है, और वाटर है, फूड है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो सब चीज़ अर्थ पे है. सो ओनली लाइफ एग्जिस्ट ऑन द अर्थ. अब क्या बोला है? व्हाट आर दिस रिसोर्सेज ऑन द अर्थ? ये जो रिसोर्सेज है वो अर्थ पे कौन कौन सी है? विच आर दे? लेट्स सी. दीज आर द लैंड, द वाटर एंड द एयर. क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दिखाई है? लैंड, water and air. The outer crust of the earth is called the lithosphere. यानी कि जो बाहर का जो अर्थ का जो सरफेस है उसको लिथोस्फीयर बोलेंगे. Water covers 75% of the earth surface. यानी कि जो पूरा अर्थ है ना राउंड, उसमें 75% पानी है, ठीक है. इट इज़ ऑल्सो फाउंड अंडरग्राउंड. अंडरग्राउंड में भी पानी पाया जाता है. दिस कंप्राइज द हाइड्रोस्फीयर. जो जो जगह पे पानी है वो जो पूरा है एरिया, उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोस्फीयर. पहले हमने आउटर मोस्ट एरिया देखा जिसको लिथोस्फीयर बोलते हैं, एंड नाउ द एरिया कंसिस्टिंग वाटर इज नॉन एज अ हाइड्रोस्फीयर. The air that covers the whole of the earth like a blanket is called the atmosphere. यानी कि अर्थ के आसपास जो पूरा ब्लैंकेट बना हुआ है ना एयर का, ऑक्सीजन है, वेरियस गैसेस है, वो पूरा एरिया जो है उसको हम क्या बोलेंगे? एटमॉस्फियर. ठीक है. तो पहला जो हमने पढ़ा लैंड का, दैट इज लिथोस्फियर. हाइड्रा वाटर का, हाइड्रोस्फियर. एंड द थर्ड एटमॉस्फियर, एयर के बारे में. ओके. लिविंग थिंग्स आर फाउंड वेयर दीज थ्री एग्जिस्ट. लिविंग थिंग्स कोई भी कहाँ पाई जाती है? जहाँ पे ये तीन चीज़ हो. कौन कौन सी? लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर एंड एटमॉस्फियर. ये तीन चीज़ बेसिक रिक्वायरमेंट है. ओके. These life-supporting zones of the earth where the atmosphere, the hydrosphere and the lithosphere interact and make life possible is known as the biosphere. यानी कि ये तीन अगर मिलते हैं तो यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है अर्थ के ऊपर. इसीलिए हम ये पूरे तीनों लेयर को साथ में मिला के इंटरेक्ट करके क्या बोलेंगे इसको? बायोस्फीयर. Living things constitute the biotic component of the biosphere. The air, the water and the soil form the non-living or abiotic component of the biosphere. Let us study these abiotic components in detail in order to understand their role in sustaining life on earth. यानी कि ये जो तीन चीज़ें हैं ना वो नॉन लिविंग है, अबायोटिक है. अबायोटिक होने के बावजूद भी ये बायोटिक लाइफ बायोस्फीयर बनाती है. तो चलो हम लोग इसको देखते हैं कि ये जो एयर है, वाटर है, वो एक्चुअली क्या है, उसके अंदर ऐसा क्या है कि लाइफ अर्थ पे पॉसिबल है. ओके. सो नाउ द ब्रेथ ऑफ द लाइफ.
दैट इज़ एयर। अगर सांस लेने के लिए एयर ही नहीं होती तो यहाँ पे ये बायोस्फीयर पूरा पॉसिबल ही नहीं है, ये लाइफ ऑन द अर्थ पॉसिबल ही नहीं है। वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द कंपोजिशन ऑफ एयर इन द फर्स्ट चैप्टर. It is a mixture of many gases like nitrogen, oxygen, carbon dioxide, and water vapor. It is interesting to note that even the composition of air is the result of life on Earth. एयर के बारे में बताया हमने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा है कि एयर क्या कौन से गैसेस को कंसिस्ट करती है। तो उसमें है नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर यानी कि स्टीम जो है वो प्रेशन से जो स्टीम एटमॉस्फेयर में रहती है उसके बारे में बात की गई है। ये सब अर्थ पे है, ये गैसेस अर्थ पे होने है, इसीलिए लाइफ है यहाँ पे। अगर ये गैसेस ये एयर नहीं होते तो लाइफ अर्थ पे पॉसिबल नहीं है। ओके बेटा, नाउ in planets such as Venus and Mars, where no life is known to exist, the major component of the atmosphere is found to be carbon dioxide. क्या बात की कि वीनस और मार्स जो प्लैनेट है उस पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, तो उसका रीज़न बताया गया हम लोग को, और वो क्या है कि वहाँ पे ज़्यादातर अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड का है। जो अगर कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा तो ह्यूमन बींग्स तो इनटेक क्या करते हैं, ऑक्सीजन करते हैं, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होने है, इसीलिए हम लोग वहाँ पे नहीं रह पाते, यानी कि लाइफ वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं है। इनफैक्ट carbon dioxide constitutes up to 95 to 97% of the atmosphere on Venus and Mars. यानी कि यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो अर्थ पे 75% तो वाटर है, 25% में दूसरे सब गैसेस है, तब जाके लाइफ एग्जिस्ट होती है। तो सोचो कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड ही वहाँ पे 95 to 97% है तो वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट होने का कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता। Eukaryotic cells and many prokaryotic cells discussed in chapter 5 need oxygen to break down glucose molecules and get energy for the activities. These results in the production of carbon dioxide. Another process which results in the consumption of oxygen and the concomitant production of carbon dioxide is combustion. These include not just human activities which burn fuels to get energy but also forest fires. Despite this, the percentage of carbon dioxide in our atmosphere is a mere fraction of a percent because carbon dioxide is fixed in two ways. Green plants convert carbon dioxide into glucose in the presence of sunlight, and many marine animals use carbonates dissolved in seawater to make their shells. देखो टोटली हम सिर्फ ह्यूमन बींग्स की बात करें तो नहीं, बट हर एक लिविंग बींग्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो ऐसे मार्स और वीनस जैसे प्लैनेट्स है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ही 95 to 97% है, तो किस तरह लाइफ पॉसिबल होगी। दूसरी बात की कि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रपोर्शन रहता है ना, वो हमारे अर्थ पे भी प्लांट्स और मराइन लाइफ्स कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके उसको बैलेंस करते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड हम अभी फॉरेस्ट फायर हुआ था आपने देखा अभी रिसेंट में ही, फिर सेकेंडली कोई भी हम लोग फ्यूल्स यूज़ करते हैं जिससे एयर पोल्यूशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, तो ये क्या है हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। बट प्लांट्स है, बट मेराइन लाइव्स है, सो एंड सो ओनली इट इज़ बैलेंस्ड। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट 14.1.1 द रोल ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड द क्लाइमेट कंट्रोल। यानी कि एटमॉस्फेयर जो है उसका रोल क्या है क्लाइमेट को कंट्रोल में रखने के लिए। वी हैव टॉक्ड ऑफ द एटमॉस्फेयर कवरिंग द अर्थ लाइक अ ब्लैंकेट।
हम लोग ने पहले ही बात की कि एटमॉस्फेयर क्या है, तो बोले अर्थ को एयर ने जो ब्लैंकेट के जैसे कवर करके रखा है वो वाले लेयर को हम एटमॉस्फेयर बोलेंगे, ठीक है। We know that air is a bad conductor of heat. The atmosphere keeps the average temperature of the earth fairly steady during the day and even during the course of the whole year. The atmosphere prevents the sudden increase in temperature during the daylight hours and during the night. It slows down the escape of heat into outer space. Think of the moon, which is about the same distance from the sun that the earth is. Despite that, on the surface of the moon, with no atmosphere, the temperature ranges from 190 degrees Celsius to 110 degrees Celsius. क्या बात की है कि जो एटमॉस्फेयर में एयर है ना वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। हीट का बैड कंडक्टर होना क्यों ज़रूरी रहता है? तो बोले हम जो डिस्टेंस पे है सन से अर्थ जो डिस्टेंस पे दूर है, अगर उसकी बात की जाए तो यहाँ पे क्वाइट कूल एनवायरनमेंट है जिसकी वजह से लाइफ एग्जिस्ट है। अगर हम सेम बात मून की करें और अर्थ को मून के साथ कंपेयर करें, क्योंकि मून भी उतने ही डिस्टेंस पे है जितना कि अर्थ है, ठीक है। तो अगर मून पे हम देख रहे हैं कि एटमॉस्फेयर नहीं है तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, 190 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 तक रहता है वो। तो अगर यहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं होता अर्थ पे भी सेम सिचुएशन होती और लाइफ यहाँ पे भी एग्जिस्ट नहीं होती। ओके, आई होप यू गॉट दिस टॉपिक। नाउ लेट्स मूव फर्दर। As we have seen above, sand and water do not heat up at the same rate. What do you think will be their rates of cooling? Can we think of an experiment to test the prediction? यहाँ पे एक्सपेरिमेंट भी दिए गए हैं और कंपैरिजन भी किया हुआ है कि जो हीट रहती है ना वो सैंड और वाटर किसको हीट अप करती है, दोनों को सेम करती है या नहीं, ठीक है। Let's move to the another topic, that is the movement of air, that is wind. So we will start the movement of air winds in our part 2. Okay, so here I am ending up and must watch the part 2. Okay.